हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो भारत के प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति की जो योग्यता है, कार्यपालिका जो उसकी जो कार्यपालिका में जो शक्ति है और उसका जो महाभियोग है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, हमने बात की थी जो प्रशासनिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, और उसकी जो विधायी शक्ति, उनके बारे में चर्चा किया था। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति अब तक जो रह चुके हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक रहेगा अपना भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे, और उनके बारे में जितने भी फैक्ट हैं उनको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, ये एकमात्र बिहार से निर्वाचित राष्ट्रपति होने वाले हैं। यानी कि अब तक जो बिहार के अंदर जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है दोस्तों, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम थे, इसके बाद में एक और है जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, लेकिन जो प्रथम जो राष्ट्रपति है जो 2 बार रह चुके हैं वो हम करेंगे बात उसकी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 के अंदर आपको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार से क्या है उनको बिल्कुल सम्मानित किया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, 1962 के अंदर उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम उनके कैरियर के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिएगा, आपको पता है कि दोस्तों 1917 में, यानी कि जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उस अधिवेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी अध्यक्षता जो एनी बिसेंट के द्वारा की जाती है। और आपको याद रहना चाहिए कि प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो आपको रखना है एनी बिसेंट। आपको पता है कि जो 1925 के अंदर हमारे भारतीय मूल की जो महिला है उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी है, तो उसको हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1917 में जो अध्यक्षता की थी वो एनी बिसेंट के द्वारा की गई थी। देखिएगा, इस अधिवेशन के अंदर जो आपको 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन रह चुका है, इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो मुलाकात होती है वो महात्मा गांधी से होती है। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार महात्मा गांधी से जो मुलाकात होती है वो कब होती है? 1917 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बिसेंट के द्वारा की जाती है। उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम जो सत्याग्रह किया था वो आपका है चंपारण आंदोलन, वो भी 1917 के अंदर होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी चंपारण के अंदर जाते हैं, और जो तिनकटिया प्रणाली है यानी कि 3/20 भाग पर मिल मालिकों के द्वारा जो किसानों पर किसान अपने खेतों पर खेती करना अनिवार्य कर दिया था, उस बात को लेकर दोस्तों जो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है, और उसमें गांधी जी बिल्कुल सफल भी होते हैं। तो याद रखना है कि 1917 के अंदर जो राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी जाते हैं कहाँ? चंपारण, बिहार के अंदर, और ये चंपारण आंदोलन करते हैं। तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो मुलाकात है बहुत ही गहरी हो जाती है दोस्तों, याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो 1905 यानी कि 1905 ईस्वी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी क्लब की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? बिहारी क्लब की स्थापना करते हैं।
और 1920 में आपको 20-21 में आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया जाता है, इस असहयोग आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो 1920-21 के अंदर असहयोग आंदोलन होता है, यानी यानी नहीं, उपसर्ग लगा नहीं यानी सहयोग, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, इस प्रकार का ये आंदोलन चलाया था गांधी जी के द्वारा 1920-21 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 1921 के अंदर जो असहयोग आंदोलन होता है और गांधी जी के द्वारा इसके आंदोलन चलाया जाता है, और इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 1921 में आपको पता होना चाहिए कि जो पटना के निकट दोस्तों नेशनल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिएगा 1930 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी के द्वारा आपको पता है नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च करके जो नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी पटना यानी कि बिहार में 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया था दोस्तों। ठीक है, 1934 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उसकी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1934 के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बम्बई के अंदर, उसमें स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। ठीक है, इसी साथ हम देखते हैं कि 1939 के अंदर आपको पता होना चाहिए कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों ये रिजाइन लेटर दे देते हैं, और फिर रिजाइन लेटर देने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कांग्रेस की जो अधिवेशन है त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो याद रखना है, एक तो 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होता, उसकी स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। फिर बाद में 1939 के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी अधिवेशन जिसको हम कह सकते हैं, और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन लेटर देते हैं इस अध्यक्षता का। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता कौन करते हैं अब आप बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक सभा होती है, उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया जाता है। फिर 11 दिसंबर को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना चाहिए यहाँ पे अस्थायी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये स्थायी होना चाहिए। अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज रहिए, यानी कि अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या पुस्तकें हैं। देखिएगा, उन्होंने 1946 में आत्मकथा नामक एक पुस्तक लिखी है। चंपारण की सत्याग्रह 1922, इंडियन डिवाइडेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, एग्जाम में आती है ये क्वेश्चन। 1946 के अंदर महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी संसेज और बापू के कदमों में, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये तो हमने बात की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे जो राष्ट्रपति बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो सर्वपल्ली वैसे मोस्टली राधाकृष्णन जी का एक गांव था, तो गांव के साथ ही उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम का आगे जोड़ दिया। ठीक है, देखिए उनका जो टाइम पीरियड था 1962 से लेकर 1967 तक ये राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी हम बात करते हैं
कि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रीय हो पद पे होने के साथ वो दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। तो प्रथम भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं और फिर दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, 5 सितंबर को आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस दिवस इन्हीं की स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये एक आदर्श शिक्षक थे दोस्तों और अपनी पूरी ज़िंदगी दोस्तों शिक्षक के रूप में उन्होंने पूरी की है। यानी कि बच्चों को पढ़ाते थे दोस्तों और ये सर्वधर्म सम्मान के साथ वो के प्रतीक के रूप में काम करते थे। ठीक है, यानी कि सर्वधर्म सम्मान उनका भाव था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी से उनकी जो प्रथम भेंट होती है 1915 ईस्वी में होती है। संविधान सभा के सदस्य थे दोस्तों और जब 14 या 15 अगस्त 1947 को रात्रि को जो वह ऐतिहासिक क्षण आया तो उस समय व्याख्यान यानी कि भाषण दे रहे थे। यानी कि जो जो आपका जो भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी दोस्तों, यानी कि 14 या 15 जो रात्रि में जो ऐतिहासिक जो भाषण था दोस्तों उन्हीं के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। देखिए, आज़ादी के बाद विशिष्ट जो राजदूत रहे दोस्तों और ये सोवियत संघ 1953-52 में ये वहाँ पे रवात का राजदूत बनकर गए थे और उनसे मुलाकात होती है दोस्तों। सोवियत संघ के एक लेखक हैं, बहुत बढ़िया राइटर थे, यानी कि स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं सोवियत संघ से लौटने के बाद 1952 में ये दोस्तों उपराष्ट्रपति 1952 रहते हैं, फिर 1957 में फिर उपराष्ट्रपति रहते हैं। यानी कि 2 बार ये उपराष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में उतरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति है। यानी कि आज तक की किसी ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं बना है जो डायरेक्ट व्हाइट हाउस पे हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में उतरा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो 150 से अधिक रचनाएं भारत रत्न और दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक उपाधि के रूप में ये काम कर चुके हैं। यानी कि हम कैसे इन्होंने 150 से अधिक रचनाएं रचनाएं की हैं और भारत रत्न पुरस्कार उनको दिया था और ये बिल्कुल दार्शनिक के फिलोसोफर थे दोस्तों और दार्शनिक शासक की उनको उपाधि भी दी गई थी। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 के मध्य ये राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों और आपको पता है कि 1963 में उन्हीं को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में हम खास बात देखें तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। जाकिर हुसैन जी हैं। देखिए, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर उपराष्ट्रपति के बाद में ये राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हो जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो कार्यकाल के समय उनकी मृत्यु होती है वो थे दोस्तों जाकिर हुसैन। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो जाकिर हुसैन है उनको 1954 में पद्म विभूषण नामक जो पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है, 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। जैसे इनकी जो दोस्तों मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति बनते वीवी गिरी। तो देखिएगा दोस्तों, वीवी गिरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीवी गिरी है ये जो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है और ये समथिंग 2.5 माह तक ही ये राष्ट्रपति पद पर रहते हैं। इनका टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं कि 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 ऐसे मिलाकर 2.5 माह के लिए क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। देखिए दोस्तों, जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसका मतलब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है वीवी गिरी जी थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहले ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बनते हैं प्रथम। ठीक है, और उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। डबलिन यूनिवर्सिटी आयरलैंड से कानून की उन्होंने पढ़ाई की है दोस्तों। ठीक है, डबलिन एक यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जो वीवी गिरी जी हैं वो जो कानून की जो पढ़ाई है दोस्तों
कानून की पढ़ाई दोस्तों जो आयरलैंड है, आयरलैंड के अंदर एक डबलिन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जब भी वो डबलिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो वहाँ आयरलैंड में एक आंदोलन होता है, इसको हम कैसे सिन फिन आंदोलन। देखो दोस्तों याद रखना है कि डबलिन में पढ़ाई करते हुए दोस्तों उन्होंने जो सिन फिन आंदोलन था दोस्तों आयरलैंड के अंदर, वहाँ पर दोस्तों उन्होंने इस आंदोलन के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट करते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो वीवी गिरी जी थे वो पढ़ने गए थे आयरलैंड के अंदर कानून की पढ़ाई, और लेकिन वहाँ पर दोस्तों ये सिन फिन आंदोलन से वो जुड़ जाते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जब ये कानून वहाँ से इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो उनको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो हमारे भारत के अंदर आ जाते हैं और 1916 यानी कि 1916 ईस्वी में भारत आते हैं, और भारत में आते हैं दोस्तों श्रमिक आंदोलन वो करते हैं दोस्तों। तो याद रखना है आपको कि सिन फिन आंदोलन हमारे कौन से भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने सिन फिन आंदोलन के अंदर उन्होंने भाग लिया था, तो दोस्तों आपको बताना है वीवी गिरी जी है, ठीक है। 1916 के अंदर भारत में भी उन्होंने श्रमिक आंदोलन किया था, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना की जाती है, जिसको ट्रेड यूनियन का वो हिस्सा बनते हैं। देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर के बिल्कुल गवर्नर रह चुके हैं, कौन, वीवी गिरी जी, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनके लिए वो क्या करते हैं, अपने रिजाइन लेटर दे देते हैं। यानी कि पहले तो ये क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए उससे कार्यवाहक राष्ट्रपति से वो त्याग पत्र दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और दोस्तों ये भी क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्यों रह चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वीवी गिरी जी हैं ये त्यागपत्र दे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब जाके उनको न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वो बनते हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, और पहले कार्यवाहक राष्ट्र वीवी गिरी जी थे, ठीक है। देखिए दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, ठीक है। और ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए दोस्तों जो वीवी गिरी है, वीवी गिरी जब चुनाव लड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल चुनाव लड़ते हैं, और इधर वीवी गिरी को कोई पार्टी के द्वारा नहीं होकर ये निर्दलीय खड़े होते हैं। और दोस्तों निर्दलीय होने के बाद में इनकी द्वितीय चरण की मतगणना होती है, और द्वितीय चरण की मतगणना में दोस्तों जो वीवी गिरी जी हैं ये बिल्कुल इस चुनाव के अंदर वो जीत जाते हैं। तो याद रखना है कि दोबारा मतगणना के माध्यम से कौन से राष्ट्रपति की विजय होती है, तो आपको बताना है वीवी गिरी जी की होती है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हैं, ठीक है। तो देखिएगा 7वें नंबर थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद की हम बात करें तो इस समय जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये कृषि एवं सिंचाई मंत्री थे, कौन, फ़खरुद्दीन अली अहमद। और अब फ़खरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना है कि एक तो आपको जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है, तब जाके वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वीडी जत्ती है उनको तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि अब तक यहाँ तक कितने राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन वीवी गिरी जी बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में। फिर दोस्तों डॉक्टर जो वीवी गिरी है जो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें त्यागपत्र दे दिया, तो दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह बनते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में तीसरे जो
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, ये बीडी जत्ती बनते हैं। तो दोस्तों बीडी जत्ती हैं, ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर वे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो नीलम संजय रेड्डी जो बीडी जत्ती के सामने वो चुनाव हार जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार, जनता पार्टी की सरकार ये बनती है और एकमात्र राष्ट्र जो निर्विरोध चुनाव जीतते हैं। तो भारत के एकमात्र जो राष्ट्रपति है जो निर्विरोध बिल्कुल चुनाव लड़ते हैं, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इसके बाद में दोस्त हम क्या बात करते हैं, जो ज्ञानी जेल सिंह है, 1982 से लेकर 1987 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। और 1980 में इंदिरा गांधी की शासनकाल में ये दोस्तों ये बिल्कुल गृह मंत्री, होम मिनिस्टर रहते हैं। 1986 में उन्हें जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले ये हमारे एकमात्र जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, और वो थे ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों जो वीटो पावर है, मैंने आपको बताया था कि वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संपूर्ण निषेधाधिकार, जिसको आत्यंतिक कहा जाता है। दूसरा निलंबनकारी निषेधाधिकार। एक है जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति है, जो कोई भी प्रस्ताव होता है उसको ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लोकसभा राज्यसभा में भेजता है, बल्कि अपने पास में अनिश्चित काल के लिए अपने पास में सुरक्षित रख लेता है। उसी को जेबी वीटो पावर हम कह सकते हैं, नहीं जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। तो इसके अंदर 1986 में जो हमारे जो ज्ञानी जेल सिंह जी थे, उन्होंने डाक संशोधन विधेयक 1986 को अपने पास रख लिया। यानी कि ये पहले राष्ट्रपति जिन्होंने डाक संशोधन विधेयक 1986 को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जेबी वीटो पावर कहलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, उसके ये महासचिव भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। आर वेंकटरमन 1987 से लेकर 1992 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आर वेंकटरमन है, ये प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने चीन की यात्रा की थी, ठीक है। ये सर्वाधिक आयु के यानी कि वृद्ध राष्ट्रपति थे। और उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो है माई प्रेसिडेंशियल्स ईयर। ये उनके द्वारा किताब लिखी गई थी राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकटरमन के द्वारा। इसके बाद हम बात करें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, 1992 से लेकर 1997 तक। ये इंपॉर्टेंट, इनके बारे में कोई खास बात मैं आपको बता दूं कि ये 4 प्रधानमंत्रियों के समकालीन रहे हैं। यानी कि भारत के उस वक्त 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। उनके शासनकाल में ये रहे हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में उसको निर्विरोध राष्ट्रपति बना लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे निर्विरोध ये बनते हैं। पहले जो आपको पता है कि जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी, फिर बाद में डॉक्टर शंकर दयाल को निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगले राष्ट्रपति की बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर के.आर. नारायणन की बात अगर करें, 1997 से लेकर 2002 तक ये राष्ट्रपति बनते हैं। ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में आपको रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भी दलित हैं। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो उनका जो कार्यकाल जुलाई 1917 से प्रारंभ होता है। तो ये दूसरे दलित होते हैं, ठीक है। और एक जो चुनाव लड़ने वाली जो एक महिला थी मीरा कुमार, ये भी दलित थी, ठीक है। तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर के.आर. नारायण हैं, पहले दलित राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों कुल मतों की संख्या 95% मतों से विजय रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे भारी भरकम मतों से जीतने वाले डॉक्टर के.आर. नारायणन थे। इन्हीं के समय में दोस्तों करगिल का युद्ध होता 1998 को। उस समय प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो करगिल का युद्ध किसके समय में हुआ? डॉक्टर के.आर. नारायणन के द्वारा, और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की हम बात कर लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद है, जिसको हम मिसाइल मैन या हम कैसे वैज्ञानिक हम कह सकते हैं।
अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे और दोस्तों ये अविवाहित थे दोस्तों इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को 1997 में भारत रत्न से पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उनको पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों जीते जी राष्ट्रपतियों के भारत रत्न मिलने वाले 3 ऐसे व्यक्ति जिनको जीते जी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। एक तो आपको पता होना चाहिए किसको दोस्तों, एक तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी को, जाकिर हुसैन को और अब्दुल कलाम को, इनको बिल्कुल जीते जी उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों जीते जी तो इन तीन राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अब देखिए दोस्तों जो अब्दुल कलाम है उनके द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक लिखी गई उनके बारे में हम बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी और इग्निटेड माइंड और जो आपकी टर्निंग पॉइंट, ये इनके द्वारा किताबें लिखी गई थी दोस्तों। इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड और एक है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 15 नंबर की जो राष्ट्रपति बनती है दोस्तों, आपको पता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये 2007 से लेकर 2012 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहती है और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ये पहले राजस्थान राज्य की ये गवर्नर रह चुकी है। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें 16वें राष्ट्रपति की, ये प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 17 तक थे। इससे पहले ये बिल्कुल वित्त मंत्री थे, फिर बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है और 2008 में उनको दोस्तों पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जाता है। अभी वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2017 से रामनाथ कोविंद जी है, बिहार से हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। दलित हैं दोस्तों ये भी। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो दलित है, पहले दलित जो राष्ट्रपति थे, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों डॉक्टर KR नारायण जी थे और दूसरे दलित हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको बता दूं कि जो मैं अभी जो आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी, ये राष्ट्रपति हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि इनके अलावा जितने भी राष्ट्रपति हैं वो पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति वो पहले उपराष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति बाद में ये राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। इनको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों वैसे तो मैं आगे इनके जो कुछ आर्टिकल है उनको आगे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी कराने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ से जो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल 108 यानी कि हम कह सकते हैं 108 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा हम कैसे संसद की संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके लिए जो 108 है उसके आहूत राष्ट्रपति कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 111 में विधेयक बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिएगा 160 के अनुसार हम देखें तो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति भवन का डिजाइन आपको पता होना चाहिए किसने किया था? एडविन ल्यूडियंस ने भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने बात कर लिया है कि राष्ट्रपति के भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, हम यूँ कह सकते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सबको हमने बात कर ली है। अब हम दोस्तों कल बात करने वाले हैं, एक नया टॉपिक कवर करेंगे और उसका नाम है उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।